Hello students, this is for class 11th. The first unit is some basic concept of chemistry. और यहीं से हम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से। तो ये पहला चैप्टर है जिसमें हम बहुत चीज़ें आपकी 9th से रिलेट करेंगी, और जिन्होंने 9th बहुत अच्छी से की है, बहुत अच्छे से साइंस की बुक पढ़ रखी है, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। स्पेशली 9th के फर्स्ट 2 चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और सेकंड वाला इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टर्म होता है आपका मैटर। केमिस्ट्री मैटर से स्टार्ट होगी। मैटर को ही जानना ही क्या है, केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री का सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले हमें केमिस्ट्री टर्म को जानना जरूरी है। व्हाट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को जानते हैं, मैटर के बारे में जानना पसंद करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी formation, properties, structure, etc. of matter। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किसका स्ट्रक्चर? मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इन सब को पढ़ते हैं। हम उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर का ही सब कुछ पढ़ना है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म आपको लगा मैटर। पहले मैटर को ही जानना पड़ेगा, तब हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैटर क्या है। जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सारी मैटर है। और मैटर होने की, किसी चीज़ को मैटर होने की 2 कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो उसके पास मास होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को घेरना चाहिए। वो ऑक्यूपाई स्पेस, यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैटर। ये तीनों टर्म यूज हो सकते हैं, स्पेस, साइज, वॉल्यूम। तो देखिए उसके पास एक मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करता है तो हम उसको मैटर कंसिडर करते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? anything that has mass and occupy some space। उसके पास मास होना चाहिए और एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है थोड़ा और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, हम उसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मैटर। अब क्या क्या चीज़ मैटर हो सकती हैं? आपकी चेयर, मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हैं, आपका फ़ोन भी मैटर है क्योंकि इसके पास मास भी है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स में स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ये एयर भी मैटर है। एयर में मास भी होता है, जब आप बैलून में इसको फिल करेंगे तो उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, और वो स्पेस तो घेरती है, बैलून को फुला देती है। वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर का। वाटर, एवरीथिंग दैट यू सी आर कॉल्ड मैटर। तो आप हर चीज़ जिसे आप देख रहे हैं उसको मैटर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे
हमें मैटर को ही जानना है। तो देखिए सारे जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। दुनिया की हर चीज़ के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मैटर के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स का नाम हम या तो देते हैं एटम्स, या फिर इनका नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स, या फिर इनको बोल देते हैं आयंस। कोई भी एक नाम पिक कर लेंगे हम, कोई सा भी नाम इनको बोल सकते हैं। पार्टिकल्स में तीनों चीज़ें आ गई आपकी। पार्टिकल्स तो एक कॉमन टर्म हो गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। हम इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आपकी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है और अगर आप ध्यान से पढ़ते रहे तो सब कुछ कंप्लीट होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए सबसे पहले तो यही टर्म हो गया कि इन पार्टिकल्स का नाम इनको हम एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, और दूसरा इनको हम आयंस नाम भी दे सकते हैं। तो पहली तो यही हो गया। दूसरा आपका हो गया इन पार्टिकल्स के बीच में, यानी दो एटम या दो मॉलिक्यूल या फिर दो आयंस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। या तो एट्रैक्टिव होंगे या फिर रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं। उन फोर्सेस को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंटर आयनिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा यूज होता है आपकी बुक में, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और आप इसी को ये ध्यान रखिएगा, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये डस्टर है, ये एक मैटर है, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कह सकते हैं। और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत छोटा स्पेस होगा, चाहे हमको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन स्पेस होता है। उस स्पेस का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोमेंट में रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मैटर के पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो हमेशा मोमेंट में रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया, पार्टिकल्स का नाम एटम, मॉलिक्यूल, साइंस हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकता है, और उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। जो स्पेस होगा वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा। और पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक ही एनर्जी होती है क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के। क्लियर हो गया, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो गए। आपने मैटर की स्टेट, 5 पॉसिबल स्टेट होती हैं मैटर की, वो कौन कौन सी स्टेट हैं उन पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट हैं, लेकिन 11th के लिए वो 11th में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। पहली स्टेट होती है सॉलिड,
दूसरी स्टेट होती है लिक्विड। थर्ड वन, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं 11th में इसलिए बोला मैंने ऐसा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन फंडामेंटल स्टेट हैं। फोर्थ प्लाज्मा होती है। और फिफ्थ वन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे आप BEC के नाम से भी जानते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के थोड़े इससे दूर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फार देन दैट ऑफ सॉलिड। और गैस के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल स्टेट्स हैं। और प्लाज्मा जो स्टेट है ये केवल स्टार्स में मिलती है और आपके घर की CFL के अंदर मिलती है। जब गैसेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दी जाती हैं तो ये एक स्टेट मिलती है जिसका नाम होता है आपका प्लाज्मा। तो CFL के अंदर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, उसके अंदर भी क्या होता है, गैसेस होती हैं। और जब ये CFL बहुत गर्म हो जाती है तो वो अलग तरीके का ग्लो देती है, बहुत अच्छा ग्लो देती है। वो ग्लो प्लाज्मा के कारण होता है। जो स्टार्स हैं जैसे सन है, सन का ग्लो भी प्लाज्मा के कारण है। और BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब गैसेस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है सुपर कूल टेम्परेचर पर, तब ये एक स्टेट मिलती है जिस पर गैसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी को हम कहते हैं BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिए, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो कौन अच्छे से मूवमेंट कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन अच्छे से मूव करता है। सबसे अच्छे मूव कौन करेगा, डैश आप बताएंगे इसे। ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है इसमें, गैस में, लिक्विड में इससे कम है और सॉलिड में सबसे कम है। फोर्सेस जो ज़्यादा करीब होंगे उनके फोर्सेस स्ट्रांग होंगे और जो ज़्यादा दूर होंगे उनके फोर्सेस वीकेस्ट होंगे। ठीक है। तो ये मैटर की स्टेट्स आप पढ़ सकते हैं और बुक NCERT बुक आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा और वीडियोस भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के मैटर होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे मैटर, दो टाइप के मैटर पता है हमको। एक तो प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं उन्हें। एक होते हैं आपके मिक्सचर्स, एक को हम मिक्सचर बोल देते हैं। एक प्योर हो गए और एक हो गए आपकी मिक्सचर्स। ठीक है। प्योर क्या है, देखिए प्योर सब्सटेंस वो हैं जिनमें केवल एक टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ये डस्टर देख रहे हो, इसमें एक तो ये फाइबर हो गया और इसमें एक ये वुड हो गया, तो दो टाइप के हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन केवल वुड को लोगे आप, केवल वुड, देखो एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, दिख रहे हैं आपको, तो ये प्योर सब्सटेंस है। अगर केवल फाइबर को लोगे तो इसमें एक टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। आप भी एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तो आप भी एक प्योर सब्सटेंस है। चीनी के क्रिस्टल ले लीजिए, शुगर के, वो भी एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, द सब्सटेंस which contains one type of the particles, one type of the particles, जो एक टाइप के पार्टिकल्स रखता है हम उसको प्योर सब्सटेंस नाम देते हैं। शुगर है,
एग्जाम्पल में ले लीजिए, शुगर है आपका, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ये सब प्योर हैं। आयरन की कोई रॉड है, वो प्योर है। तो ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं। मिक्सचर हैविंग 2 और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल है, ये एक मिक्सचर है डेस्टर, इसका फाइबर का भी और इसका भी, वुड का भी। तो ये एक मिक्सचर हुआ। तो जिनमें 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। तो सब्सटेंस which has 2 or more components are called mixtures। देखिए 2 टाइप के होते हैं मिक्सचर भी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो जो एक ही टाइप का कंपोजिशन बनाते हैं। जैसे शुगर एंड वाटर को डिसॉल्व कर दिया तो आप यू कैन नॉट फाइंड आउट विच इज शुगर, आपको एक जैसा ही दिखाई देगा सारा मिक्सचर, तो वो है होमोजीनियस। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जिसमें आप पहचान कर सकते हैं। डस्टर में आप बता दोगे ये वुड है, ये फाइबर है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। आपने वाटर लिया, वाटर में आपने थोड़ा सा सॉइल मिक्स कर दी, आप बता दोगे कि सॉइल कहाँ पे है, कैसी कैसी है, तो आप उसको कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। डेट्स ऑल।